हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण की जीके की बेस पे है और इसमें मैंने जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सभी जो है आप सभी के लिए बेहद ही खास है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक वॉचिंग करें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर पहला दिया इसमें, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फटने की संभावना नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी ये जो होता है बच्चों, देखिए यहाँ पास मान के चलिए एक हमारी पृथ्वी का सतह हो गया, ठीक है। अब इस भूगर्भ के नीचे कई प्रकार के ऐसी उद्दीपन होते रहते हैं जिसकी वजह से क्या है उसमें कई वर्षों के अनंतर जो है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि समय लिमिट है उसका, कई वर्षों के अनंतर जो है उसमें विस्फोट होता है और उस विस्फोट के दौरान उसमें से धूल के कण या फिर वाष्प के कण या फिर लावा, ये मैग्मा जैसे पदार्थ इसमें से निकलते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं ना, जिसमें हम ले सकते हैं। एक होता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक, पहला हो गया हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हो गया हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा हो जाएगा हमारा जिसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पास एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फटने की संभावना नहीं होती। तो वो जब ज्वालामुखी यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसके फटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती, ठीक। कौन सा ज्वालामुखी? विलुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमालय की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, है ना, कि भारत में जो हिमालय है, शिखर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट केटू, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट केटू गार्डविस्टिन भी बोलते हैं, ठीक, गार्डविस्टिन, ठीक है। तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहला दूसरा का जो है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट ये किस देश का एक भाग है? ठीक, माउंट एवरेस्ट जो है ये किस देश का भाग है ये, ठीक है, ये किस देश का भाग है? हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, म्यांमार, भारत, तिब्बत और नेपाल। तो मैं आपको बताऊँ तो माउंट एवरेस्ट जो है ये जो है नेपाल का एक भाग है, ठीक। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, ठीक। और ये जो है समुद्र तल की ऊंचाई की बेस पे है, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। इसके बाद है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए यहाँ पास दिया क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो है हमारा यहाँ पास तिब्बत का पठार, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत का ही पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार लिया गया है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं सभी जो है NCERT की बेस पे है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5। दिया क्या इसमें, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती है? ठीक, भूस्खलन की घटनाएं होती है। देखिए यहाँ पास क्या दिया इसमें, उत्तर पूर्वी पहाड़ या फिर हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी। ऑप्शन 4 क्या दिया है, उत्तरी घाट, ठीक। तो यहाँ पास जो है हिमालय में क्या होता है, सर्वाधिक भूस्खलन की क्रिया होती है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। भूस्खलन जैसे कि मान के चलिए कि किसी क्षेत्र में क्या होता है, जल का बहाव सर्वाधिक होता है, तो उस जल के बहाव के दौरान जो है कई प्रकार के वहाँ पास पृथ्वी की जो लेयर्स होती है, लेयर्स वाली लेयर्स जो परत होती है वो क्या है, पूरी तरह से बहती हुई चली जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मृदा अपरदन या फिर भूस्खलन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, यहाँ पास हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ठीक, वैसे तो हमको मालूम है कि हिमालय जो पर्वत है ये नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि हमसे पूछा जाए कि भाई प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हम आसानी से बता देते हैं कि प्राचीन जो पर्वत है वो है हमारा अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत होता है, ठीक। प्राचीन की बात पूछी जाएगी तो होता है अरावली पर्वत। लेकिन यहाँ पास पूछा क्या है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। देखिए यहाँ पास अभी मैंने आपको बताया है कि हिमालय जो है ये नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑप्शन में तो नवीन कहीं पर दिया ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ परतवार, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि हिमालय जो है ये परतवार पर्वत का एक उदाहरण है, न कि ब्लॉक, न कि प्राचीन और न कि अपशिष्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक, माउंट आबू के बारे में तो आपने उससे विशेष यहाँ पर सुना ही होगा कि माउंट आबू कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है करके, ठीक है। माउंट आबू ये जो स्थित है बच्चों, ये स्थित है राजस्थान में, ठीक। और राजस्थान में कौन सी? तो ये अरावली पर्वत शिखर पर स्थित है,
ठीक, माउंट आबू जो है अरावली पर्वत, इसका जो विस्तार है, ये जो है विस्तार दिल्ली से पूरी राजस्थान तक ये फैला हुआ है। ठीक, और इसी पर्वत को क्या कहा जाता है, तो इसी पर्वत को कहा जाता है प्राचीन पर्वत। ठीक है, एंशियंट हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा इसमें अरावली पर्वत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन यहाँ पास हो जाएगा अरावली। उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पास दिया है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। ठीक, अब यहाँ पास बात चोटी की हो रही है, मतलब कर सकते हैं ये रिलेट किसको कर रहा है, ये रिलेट तो कर रहा है हिल को, नहीं पहाड़ को ही कर रहा है यहाँ पास रिलेट। ठीक है, हिल्स की यहाँ पास बात हो रही है, तो ये जो स्थित है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सेकंड जो सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। कौन सा, नंदा चोटी। ठीक, नंदा देवी चोटी पर्यावरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं नाथुला दर्रा की। नाथुला दर्रा पर जान लेते दर्रा होता क्या है। दर्रा जो होता है ये किन्हीं दो पहाड़ियों के बीच की जिस प्रकार से गैपिंग होती है, मतलब आने जाने के लिए जो मार्ग, छोटा सा साधन होता है, मार्ग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और ये दर्रा भी किसी स्टेट को या फिर किसी कंट्री को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहेंगे इसकी। तो यहाँ पर बात हो रही है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा ये जो स्थित है ये इंडिया में स्थित है, और इंडिया में भी कहाँ, तो ये जो है ये सिक्किम स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है हमारा नाथुला दर्रा। ठीक, सिक्किम की राजधानी क्या है, तो ये है गंगटोक। यदि पूछा जाए कि सिक्किम के वर्तमान में अभी जो सीएम कौन है, ठीक, चीफ मिनिस्टर कौन, क्या बताएंगे यहाँ पास, प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद यहाँ पास अगला क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर शुष्क स्थान कौन से देश में है। तो पृथ्वी पर शुष्क स्थान वाला जो क्षेत्र है वह है कहाँ, कांगो देश में। कांगो कंट्री है, वहाँ पास क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क स्थान देश के रूप में इसको गिना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पास एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, एक थार हो गया, दूसरा गोबी हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पास है तकलामकान और काराकुम। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें, फर्स्ट सेकंड में। ठीक, मतलब गोबी में। एशिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल ये गोबी वाला क्षेत्र होता है। ओके, अब है उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पास देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने कई बार इसको रिपीट भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मालाबार। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अरे भाई इसमें कोकण और कन्नड़ जैसे तो यूज ही नहीं सकते ना, ये तो आ ही नहीं सकता है, आएगा क्या इसमें, मालाबार ही आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पास अगला, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में सम्मिलित राज्य हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में सम्मिलित राज्य हैं। देखिए यहाँ पास सम्मिलित राज्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। सेकंड में दिया है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर थर्ड में दिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर फोर्थ में दिया है महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात करके। तो यहाँ पास जानते हैं कि ये प्रायद्वीप होता क्या है। देखिए यहाँ पास प्रायद्वीप मतलब होता है जो तीन ओर से क्या होता है, खाइयों से घिरा होता है। मान के चलिए कि ये क्या हो गया, भारत का मैप, मतलब ये दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, श्रीलंका वाला पोर्स हमारा है, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये हमारा तमिलनाडु क्षेत्र है। तो ये क्या, जो तीन ओर से क्या होता है, जल से घिरा होता है। इधर से भी क्या होता है, जल से घिरा है, इधर से भी क्या है, जल से घिरा है, और इधर से भी क्या है, ये जल से घिरा है। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय कहलाता है, जो कि तीन ओर से जल द्वारा घिरा होता है, तीन ओर से। ठीक, ये हमारा प्रायद्वीप क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो यहाँ पास पूछा क्या इसमें कि इसमें से कौन 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 से राज्य जो हैं प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पास ऑप्शन नंबर पहले को लेकर चलते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ तो अंदर ही हो जाता है, इसमें आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला रिजेक्ट। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हम देखते हैं आपकी तमिलनाडु भी यहाँ इसमें आएगा, प्रायद्वीप क्षेत्र में। केरल भी आ सकता है, कर्नाटक भी आएगा, और आंध्र प्रदेश। तो हमारा यही ऑप्शन क्या इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी देखिए, इसमें भी नहीं है, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र इसमें भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस सेकंड वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहाँ पास, तिब्बत में।
ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, भारत में कहते हैं। भारत में किस नाम जानी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। वहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये पूछा जाएगा उद्गम स्थल, तो क्या बताएंगे, तो ये जो है मानसरोवर झील, सिंधु है ना, सिंधु मानसरोवर झील से ये निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला। अब है इसके बाद, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। देखिए यहाँ पास जो भारत में यदि हम नदियों का विस्तार को देखेंगे तो कुछ नदियाँ इसमें जो है क्या है, ये वाला हमारा पोर्स क्या होता है पूरा इस साइड में। ठीक है। इस साइड में क्या होता है, ये हमारा हो जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक। बंगाल की खाड़ी। इधर क्या हो जाता है हमारा अरब सागर। ठीक। इसको हम कह सकते हैं खंभात की खाड़ी। तो इसमें क्या है, कुछ नदियाँ ऐसी है जो कि क्या होता है पूर्व में न गिर करके, मतलब बंगाल की खाड़ी में न गिर करके कहाँ गिरती है, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें ज़्यादातर जैसे कि मान के चले, लूनी नदी भी क्या है, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती ये भी खंभात की खाड़ी में, मतलब ये पश्चिम और ये भी और नर्मदा भी। ठीक। सभी नदियाँ इसमें क्या है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। जैसे और इसमें बात की जाए किसमें, बंगाल की खाड़ी में, तो इसमें जो है हमारा गंगा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गए। ठीक। इस सभी क्या है इसी में समाहित होती है। ठीक। तो यहाँ पास जितने भी इसमें ऑप्शन में दिए हैं, लूनी नदी है ना, और क्या है यहाँ पास साबरमती और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सभी जो क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की लंबी नदी है यहाँ पास। लेकिन यहाँ पास पूछा क्या, इसमें लंबी नदी की बात हो रही है, तो लंबी नदी में हमारा आ जाएगा इसमें नर्मदा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद यहाँ पास भागीरथी का उद्गम स्थल। ठीक है। देखिए यहाँ पास तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन और बना देता हूँ। ठीक है। इसमें जैसे हम किसी पर्यायवाची को रेट करके चलें, अब गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, तो भागीरथी ही होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पास हम गंगा को भी लिख सकते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल या फिर भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है। तो जैसे कुछ ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है कि उत्तराखंड के गोमुख क्षेत्र से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, किसकी, गंगा नदी की, तो बताते हैं कि 2525 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या क्या, इसमें गंगोत्री ग्लेशियर और चोराबाड़ी झोल, सतीपन ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन बैठेगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक। भागीरथी नदी का एक उद्गम स्थल यहाँ पास माना गया है गंगोत्री ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये जो नदियाँ हैं, इनका संगम स्थल की बात यहाँ पास पूछी गई है, तो ये होता है यहाँ पास देवप्रयाग में। ठीक। देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, यहाँ पास मिलाप होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए यहाँ पास मैं सबसे पहले बता दूं कि पृथ्वी जो है इनमें दो प्रकार की इसमें रोटेट होता है। ठीक है। दो प्रकार से इसमें मोशन होता है। पहला इसमें बात करते हैं, पहली जो गति होती है किसमें, पृथ्वी की पहली जो गति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। दूसरी जो गति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण। ठीक। परिक्रमण गति। घूर्णन गति में क्या होता है, इसी की वजह से दिन व रात होती है। ठीक है। किसकी वजह से, घूर्णन के कारण। और परिक्रमा के कारण क्या होते हैं, इसी की वजह से क्या होते हैं, ऋतुएं जो है बदलती है। ठीक। इसी की वजह से क्या है, ऋतु जो है बदलती है। ठीक। तो ये दो प्रकार की गति होती है किसमें, पृथ्वी में। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, वो किस दिशा की डायरेक्शन घूमता है, तो ये जो घूमता है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये घूमता है। ठीक। डायरेक्शन की बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है पृथ्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, इनमें से ज्वालामुखी के प्रकार हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी क्या होता है, तो ज्वालामुखी हमको मतलब पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि किसी क्षेत्र विशेष में पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से लावा, मैग्मा, धूल कण, ठीक है, ये सभी बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम ज्वालामुखी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास ज्वालामुखी प्रकार पूछा गया है, तो ज्वालामुखी प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। और सेकेंड में होता है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। यह इसी को हम क्या बोलते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी ही बोलते हैं। मृत ज्वालामुखी को ही विलुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ये सभी जो है क्या है, ज्वालामुखी के ही प्रकार हैं। ठीक है। उसके बाद इस वीडियो के यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। यदि हम वायुमंडल की लेयर्स की बात करें, परत की बात करें, तो देखिए यहाँ पास कितने परत होते हैं। पहला हमारा जो सबसे निचले में होता है, निचली परत क्या होता है हमारा, क्षोभमंडल।
क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है, फिर इसके बाद ये बहिर्मंडल। ठीक, इस प्रकार से क्या होते हैं वायुमंडल की मतलब लेयर्स होती है, परत होती है यहाँ पर। ठीक, तो फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें? फर्स्ट में ही। ठीक, क्षोभ मंडल क्या होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।